बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच चल रही है। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में एफआईआर करने वाले सुशांत सिंह राजपूत के पिता सीबीआई जांच की मांग करते हैं तो केस सीबीआई को दिया जा सकता है और इसके लिए राज्य सरकार सिफारिश भी करेगी। नीतीश कुमार ने कहा कि इस जांच में दो राज्य के बीच झगड़े का सवाल नहीं है। पुलिस का काम है जांच करना और मुंबई पुलिस को बिहार पुलिस के साथ जांच में सहयोग करना चाहिए। बता दें कि शुक्रवार को खबरें आई थी कि बिहार पुलिस के साथ मुंबई पुलिस सहयोग नहीं कर रही है और उनके साथ बदसलूकी कर रही है। अब कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि बिहार पुलिस की तरफ से मांगी गई कई रिपोर्ट भी मुंबई पुलिस ने साझा नहीं की है। सुशांत सिंह सुसाइड मामले की जांच को लेकर मुंबई पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, जिसके बाद मुंबई पुलिस के बचाव में अब खुद सीएम उद्धव ठाकरे उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस अयोग्य नहीं है, अगर किसी के पास सबूत है तो उसे हमारे पास पहुंचा सकता है। हम उसके आधार पर आरोपियों से पूछताछ करेंगे और जो भी दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने अपील की है कि इस केस को महाराष्ट्र और बिहार के बीच झगड़े की वजह या मुद्दा न बनाए। दरअसल मुंबई पुलिस पर मामले की हर एंगल से जांच न करने के साथ ही बिहार पुलिस से कोऑपरेट न करने के आरोप लग रहे हैं। सुशांत के पिता द्वारा पटना में रिया के खिलाफ केस दर्ज करवाने के बाद बिहार पुलिस जांच के लिए मुंबई आई है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के बाद अब उनकी बहन श्वेता सिंह भी अपने भाई के सुसाइड केस में इंसाफ मांगने आई हैं। सुशांत की बहन ने पीएम नरेंद्र मोदी से अपने भाई के पूरे मामले की निष्पक्ष जांच का अनुरोध किया। सुशांत की बहन ने पत्र के जरिए प्रधानमंत्री को बताया कि बॉलीवुड में न तो उनके भाई का कोई गॉडफादर था और न ही वो किसी को जानती हैं, पर वो जानती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं। श्वेता ने पीएम से आवेदन किया कि सुशांत केस की जांच निष्पक्ष तरीके से बिना किसी सबूत के साथ छेड़छाड़ किए की जाए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में एक विशाल क्रेन के गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई। विशाखापट्टनम के जिला कलेक्टर विनय चंद ने मृतकों की संख्या की पुष्टि की है। हादसा शनिवार दोपहर हुआ और इसमें कुछ लोगों के घायल होने का भी समाचार है। घटना स्थल पर राहत और बचाव का काम जारी है और उन कारणों की भी जाँच शुरू कर दी गई है जिसके चलते ये क्रेन गिरी। राज्यसभा के सांसद और पूर्व समाजवादी पार्टी नेता अमर सिंह का शनिवार को निधन हो गया। 64 साल के अमर सिंह पिछले काफी समय से बीमार थे और बीते 6 महीनों से सिंगापुर के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। अपने मुखर बयानों के लिए पहचाने जाने वाले अमर सिंह की एक समय पर समाजवादी पार्टी में तूती बोलती थी, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी संभालने के बाद उन्हें न केवल हाशिए पर डाल दिया गया बल्कि पार्टी से उनकी छुट्टी भी हो गई। इतना ही नहीं, उन पर मुलायम सिंह के परिवार में फूट डालने तक का आरोप लगा। अमर सिंह के राजनीतिक सफर की शुरुआत 1996 में राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के साथ ही हुई थी और समाजवादी पार्टी से अलग होकर उन्होंने अपना एक क्षेत्रीय मोर्चा भी बनाया था। उनके निधन पर कई वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। शनिवार को एक बार फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। पत्रकारों से बात करते हुए गहलोत बोले कि खुद प्रधानमंत्री को चाहिए कि ये जो भी तमाशा हो रहा है राजस्थान के अंदर इसको बंद करवाएं। गहलोत बोले कि प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ गई है और ऐसे में उनकी चिंता लोकतंत्र बचाने को लेकर है। उन्होंने जोड़ा कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है और लड़ाई ये नहीं होती कि आप चुनी हुई सरकार को गिरा दें। साथ ही बागी विधायकों पर गहलोत बोले कि अगर पार्टी हाईकमान माफ करता है तो वो भी बागियों का स्वागत करने को तैयार हैं। उस प्रधानमंत्री को चाहिए जो कुछ तमाशा हो रहा है राजस्थान के अंदर उसको बंद करवा। हॉर्स ट्रेडिंग रेट बढ़ गई है। जैसे डिक्लेयर हुआ चुनाव किया विधानसभा का सत्र है और रेट बढ़ा दिया उन्होंने। तमाम कवायदों के बावजूद देश में हर गुजरते दिन के साथ कोरोना नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। शनिवार को आए आंकड़ों के मुताबिक देश में 24 घंटे में 57,118 नए केस आए
और 764 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद कुल कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़कर 16,95,988 हो गई। देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा अब बढ़कर 36,511 हो गया है। देश में इस समय 5,65,103 एक्टिव केस हैं, जबकि 10,94,374 लोग कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं। रिकवरी रेट की बात करें तो मामूली बढ़ोतरी के साथ ये बढ़कर 64.52% हो गया है। वहीं पॉजिटिविटी रेट भी 10.86% हो चुका है। इस बीच समय के साथ ही में टेस्ट की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। ICMR के अनुसार 21 जुलाई को देश में 5,25,689 नए टेस्ट किए गए। वहीं अब तक कुल 1,93,58,659 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारियां चरम पर हैं। सुरक्षा और कोरोना के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह से चौकन्नी है। अयोध्या के SSP ने बताया कि कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा। कोरोना को देखते हुए शहर में 5 अगस्त को एक साथ एक जगह 5 लोगों से ज्यादा को जुटने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा 12 जगहों पर रूट डाइवर्ट करने की योजना है, ताकि ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा न हो। कार्यक्रम में PM मोदी और तमाम बड़ी हस्तियां शामिल होने वाली हैं। ऐसे में सुरक्षा के सभी मानक पूरे किए जा रहे हैं। जितने भी VIP, आमंत्रित मेहमान या फिर आम आदमी आएंगे, सभी की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। पूरे देश की निगाह अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर के भूमि पूजन पर है, लेकिन अभी तक राम मंदिर आंदोलन की अगुवाई करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं को इसका निमंत्रण नहीं मिला है। NDTV के मुताबिक दोनों ही नेताओं को अब तक आमंत्रित नहीं किया गया है। हालांकि मंदिर आंदोलन की अगुवा नेताओं में शामिल रहे कल्याण सिंह, उमा भारती, मोहन भागवत और साध्वी रितंबरा को निमंत्रण मिल चुका है। उमा भारती ने 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन में शामिल होने की पुष्टि भी कर दी है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि मैं 4 अगस्त की शाम तक अयोध्या पहुंच जाऊंगी और 6 अगस्त तक वहीं रहूंगी। कल्याण सिंह ने भी अयोध्या आने की पुष्टि कर दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव केंद्र सरकार को चीन मुद्दे पर जमकर घेरते हुए बोले कि चीन कभी पीछे नहीं हटेगा और केंद्र सरकार देश की जनता को बताए कि चीन ने भारत की कितनी जमीन हड़पी है। इसके साथ ही केंद्र सरकार को नसीहत देते हुए अखिलेश ने कहा कि सरकार को डिप्लोमेटिक फ्रंट पर काम करना चाहिए। बता दें कि इससे पहले कई दूसरे विपक्षी दलों के नेता भी चीन द्वारा भारत की जमीन हड़पे जाने का आरोप लगा चुके हैं। पूर्वी लद्दाख में चीन अपनी चालों से बाज नहीं आ रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन ने पैंगोंग झील इलाके में सेना की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात की हैं। इसके अलावा भारत से किए गए वादे का उल्लंघन करते हुए चीन ने फिंगर 5 से फिंगर 8 तक अपने सैनिक फैलाए हुए हैं। यहां तक कि पैंगोंग झील में बोट भी तैनात की गई है। टीवी टुडे और जी न्यूज ने सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से बताया है कि पैंगोंग झील में चीन अपने नए कैंप बना रहा है। इसके अलावा फिंगर इलाके में भी अपनी ताकत बढ़ा रहा है। ये हालत तब है जबकि भारत और चीन के बीच लगातार सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर शांति वार्ता हो रही है। इतना ही नहीं, भारत में चीन के राजदूत ने यह भी दावा किया था कि चीन ने विवादित क्षेत्रों के अधिकांश हिस्सों से अपने सैनिक हटा लिए हैं। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश जारी है, लेकिन चीन की चालबाजी को देखते हुए फिलहाल LAC पर तैनात जवानों को वापस नहीं बुलाया जाएगा। खबरों के मुताबिक यहाँ तैनात 4 डिवीजन में लगभग 32,000 जवान हैं। दरअसल शांति वार्ता के दौरान चीन अपने सैनिकों को हटाने की बात तो करता है, पर उस पर अमल नहीं करता। इसी वजह से भारत ने अपने सैनिकों को वापस नहीं बुलाने का फैसला लिया है, ताकि अगर चीन किसी भी तरह की हरकत करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। LAC पर जवानों के साथ ही पास के वायुसेना के सभी स्टेशन पर भी तैनाती पहले की तरह ही जारी रहेगी। इसके अलावा चीन सीमा के पास वाले इलाकों में करीब 10 से 12 वायुसेना अड्डों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही लड़ाकू विमानों की तैनाती भी की गई है। नक्शा और भगवान राम के जन्म को लेकर विवाद खड़ा करने के बाद अब नेपाल ने एक नया राग अलापना शुरू किया है।
पड़ोसी देश का कहना है कि उसने सीमा विवाद सुलझाने के लिए कई बार बातचीत की पेशकश की, लेकिन भारत ने प्रतिक्रिया नहीं दी। शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नेपाल के विदेश मंत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि साल 2019 में जब भारत ने अपने राजनीतिक नक्शे का 8वां संस्करण पेश किया था, तब भी हमने राजनयिक माध्यमों से विरोध किया था। हमने कूटनीतिक बातचीत शुरू करने के लिए संभावित तारीखों का भी सुझाव दिया, लेकिन भारत की ओर से जवाब नहीं दिया गया। बता दें कि भारत का कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाथुरा को नेपाल न सिर्फ अपना बता रहा है, बल्कि उसे अपने नक्शे में भी शामिल कर लिया है। इस नक्शे को उसकी संसद से मंजूरी भी मिल गई है। हालांकि नेपाल के ही कई नेताओं ने इसे गलत बताते हुए विरोध जताया है। आईपीएल 2020 से पहले टीम इंडिया के पूर्व सेलेक्टर रहे रोजर बिन्नी ने धोनी की फिटनेस को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनके मुताबिक धोनी अब न तो पहले जैसे फिट हैं और न ही हिट हो रहे हैं। उन्हें अब युवाओं के लिए अपनी जगह छोड़नी चाहिए। एक इंटरव्यू में 1983 वर्ल्ड कप जीत के हीरो ने कहा कि बीते कुछ सालों में मैंने देखा है कि धोनी अब पहले जैसे नहीं रहे। उनका वो हारी बाजी पलटना, दिमाग का फुर्तीलापन, ताकत और खासकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाना सब खत्म हो चुका है। बिन्नी के मुताबिक धोनी फिटनेस में तो ढीले पड़े ही हैं, सही मायनों में वो अपना बेस्ट भी दे चुके हैं। बता दें कि धोनी ने 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के बाद से कोई भी क्रिकेट मैच नहीं खेला है। ऐसे में इस बार की आईपीएल में सभी की निगाहें उन्हीं पर रहेंगी। देखना दिलचस्प होगा कि बिन्नी की कही बातों में दम है या धोनी की कप्तानी और बल्ले में। देश भर में शनिवार को ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर दिल्ली के जामा मस्जिद में हजारों की भीड़ जुटी। सुबह के वक्त राजधानी के कई इलाकों से लोग जामा मस्जिद पहुंचे और नमाज अदा की। हालांकि कोरोना के मद्देनजर हर तरह के एहतियात बरते गए। नमाजी मास्क लगाए या चेहरा ढके दिखे, तो वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया। इसके अलावा मस्जिद में जाने वाले हर शख्स का बॉडी टेम्परेचर भी चेक किया गया। हालांकि हर साल के मुकाबले इस साल कोरोना के कारण पूरे देश में बकरीद की रौनक कम है। कई राज्यों में तो लोगों को घरों में ही नमाज अदा करने की बात कही गई है, तो कुछ राज्यों में हर मस्जिद और ईदगाह में एक बार में सिर्फ 5 लोग ही नमाज अदा कर सकेंगे। बकरीद के मौके पर सलमान खान, शाहरुख खान सहित कई बॉलीवुड स्टार्स ने देशवासियों को मुबारकबाद दी। भाईजान सलमान ने एक तस्वीर शेयर की जिसमें उन्होंने अपना चेहरा ढक रखा था। पिक्चर के जरिए लोगों को कोरोना के समय सावधानी से ईद मनाने की हिदायत देते हुए भाईजान ने ईद मुबारक लिखा। वहीं बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख ने भी अपने छोटे बेटे अब्राम की एक तस्वीर शेयर की और लिखा, ईद मुबारक हो। मैं दुआ करता हूँ कि आपका हर दिन खुशहाली से भरा हुआ हो। इन सितारों के अलावा मुंबई के नानावटी अस्पताल में कोविड-19 का इलाज करवा रहे महानायक अमिताभ बच्चन ने भी देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी। प्रियंका चोपड़ा जोनस ने भी अपने बधाई संदेश में लिखा कि दुनिया भर में सभी को ईद मुबारक हो।